इसमें आगे का देखते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, मानवाधिकारों का जनक प्रोफेसर हेनकीन को माना जाता है। 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा विश्व के सभी नागरिकों के लिए अधिकारों का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज जारी किया गया था, इसलिए 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर 1948 को 1993 में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम लाया गया 1993 में, और कहा गया कि केंद्र व राज्यों में मानवाधिकार आयोगों की स्थापना की जाएगी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को की गई। इस आयोग के प्रथम अध्यक्ष रंगनाथ मिश्र को बनाया गया। आयोग की संरचना, इस आयोग में एक अध्यक्ष और 5 सदस्य होते हैं, और जिनमें से एक महिला होना जरूरी है। अध्यक्ष व सदस्यों की योग्यताएं: सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश सदस्यों की योग्यताएं: एक सदस्य सुप्रीम कोर्ट का अन्य न्यायाधीश एक कार्यरत या सेवानिवृत्त होना चाहिए। एक सदस्य हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कार्यरत या सेवानिवृत्त। 3 सदस्य मानवाधिकारों के जानकार व विधि में पारंगत होने चाहिए। नियुक्ति: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है। इस समिति में निम्नलिखित लोग सम्मिलित होते हैं: प्रधानमंत्री, अध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का विपक्ष का नेता, राज्यसभा का उपसभापति, राज्यसभा का विपक्ष का नेता, केंद्रीय गृह मंत्री। कार्यकाल 3 वर्ष की अवधि या 70 की आयु, दोनों में से जो भी पहले हो। 3 वर्ष की आयु या 70 3 वर्ष की आयु, 3 वर्ष की अवधि या 70 वर्ष की आयु, दोनों में जो भी पहले हो। इस आयोग के अध्यक्ष व सदस्य अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। पद से हटाने की प्रक्रिया: राष्ट्रपति के द्वारा इन पर कदाचार या अक्षमता का आरोप लगने पर उच्चतम न्यायालय से इन पर लगे आयोगों की जांच कराकर दी गई रिपोर्ट के आधार पर पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्र मानवाधिकार संशोधन अधिनियम 2019 के माध्यम से निर्मित परिवर्तन किए गए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बदलते रहते हैं। नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना, नागरिकों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बनाना, नागरिकों के अधिकारों को उल्लंघन होने पर उन मामलों की जांच करना, शपथ पत्र पर गवाही लेना, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग करना, सम्मन जारी करना। यह आयोग दोषी व्यक्ति को दंडित नहीं कर सकता है या दंड देने की सिफारिश सरकार को कर सकता है। इस आयोग के अध्यक्ष और सदस्य आकस्मिक रूप से जेलों, पुलिस थानों, चौकियों एवं बाल उपचार गृहों का निरीक्षण कर सकते हैं। मानवाधिकार से संबंधित गैर सरकारी संगठनों को सहायता दे सकता है, और यह आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। लोकपाल: विश्व में सर्वप्रथम 1809 में स्वीडन में ओम्बुड्समैन पद की नियुक्ति की गई। भारत में इसी ओम्बुड्समैन को लोकपाल नाम से जाना जाता है। भारत में स्वच्छ और पारदर्शी प्रशासन एवं भ्रष्टाचार रहित प्रशासन उपलब्ध करवाने हेतु लोकपाल की स्थापना की गई। 1963 में LM सिंघवी के द्वारा लोकपाल एवं लोकायुक्त शब्द दिए गए। भारत में सर्वप्रथम केंद्र में लोकपाल व राज्यों में लोकायुक्त की नियुक्ति की सिफारिश 1966 में बनी फर्स्ट प्रशासनिक आयोग ने की। अध्यक्ष मोरारजी देसाई थे। इस आयोग की सिफारिश पर सर्वप्रथम 1968 में इंदिरा गांधी के द्वारा लोकपाल विधेयक रखा गया, लेकिन पारित नहीं हो पाया, और अनेक लोकपाल विधेयक संसद में रखे पारित नहीं हो सके। समाजसेवी अन्ना हजारे ने राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक आंदोलन की शुरुआत की और कहा कि जन लोकपाल बिल लाया जाए और उसे पारित किया जाए। 2013 में संसद में जन लोकपाल बिल लाया गया और ये विधेयक दोनों ही सदनों से पारित हो गया तथा 1 जनवरी 2014 को राष्ट्रपति ने भी इस पर हस्ताक्षर कर दिए। नवीन लोकपाल विधेयक: 1 वर्ष के अंदर केंद्र में लोकपाल व राज्यों में लोकायुक्त की नियुक्ति की जाए। इस लोकपाल नामक संस्था में 1 अध्यक्ष और 8 सदस्य होंगे। लोकपाल नामक संस्था के अध्यक्ष एवं सदस्यों की योग्यताएं: सर्वोच्च न्यायालय का पूर्व मुख्य न्यायाधीश या सार्वजनिक जीवन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, कम से कम आधे सदस्य अर्थात 4 सदस्य न्यायिक जगत से जुड़े हुए होने चाहिए, और लोकपाल सदस्य में अनुसूचित जाति, जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग, महिला वर्ग के सदस्य हों। संसद के सदस्य या राज्य विधानमंडल का सदस्य कोई भी ऐसा व्यक्ति जो भ्रष्टाचार का दोषी पाया गया हो, या ऐसा व्यक्ति जो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य बनने तक 45 वर्ष न हुआ हो, या किसी पंचायत या नगर निगम का सदस्य हो, या ऐसा व्यक्ति जो केंद्र व राज्य की नौकरी से बर्खास्त किया हुआ, ऐसा व्यक्ति लोकपाल संस्था में शामिल नहीं हो सकता है। नियुक्ति: लोकपाल नामक संस्था में अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा लोकपाल नामक संस्था में अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है। इस समिति में निम्नलिखित लोग सम्मिलित होंगे: प्रधानमंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष,
लोकसभा विपक्ष का नेता या लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश के द्वारा नामित अन्य व्यक्ति, राष्ट्रपति के द्वारा नामित प्रतिष्ठित व्यक्ति, 5 वर्ष की आयु या 70 वर्ष दोनों में जो भी पहले हो। त्यागपत्र राष्ट्रपति को। लोकपाल नामक संस्था के अध्यक्ष व सदस्य पुनः अपने पद पर नियुक्त नहीं हो सकते हैं। लोकपाल संस्था के अध्यक्ष या सदस्य अपना पद छोड़ने के बाद राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, विधानमंडल और उनके निकाय चुनाव भी नहीं लड़ सकते हैं। लोकसभा का क्षेत्राधिकार। प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, केंद्रीय सांसद, संसद के सदस्य, सचिव, केंद्र सरकार के अधिकारी व कर्मचारी। क्षेत्राधिकार में आने वाले लोगों के विरुद्ध लोकपाल जांच कर सकता है। झूठी शिकायत देने पर 1 वर्ष की सजा, 2 लाख रुपए का आर्थिक दंड। वर्तमान लोकपाल संस्था का अध्यक्ष पिनाकी चंद्र घोष। 91वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 से केंद्र के मंत्रियों की संख्या 15% 82 PM सहित 1/3 से 2/3 दल बदल 91। पहले 52वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था जिससे 1/3 की गई और 91वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से 2/3 की गई। राज्य में अधिकतम 15%, न्यूनतम 12 मुख्यमंत्री सहित। 7वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, प्लस एक हाईकोर्ट को 1 से अधिक राज्यों का हाईकोर्ट बनाया जा सकता है, प्लस 7वां जो भाग था 7वां भाग उसको निरसित कर दिया गया। और 69वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से दिल्ली पुडुचेरी की विधानसभाओं का गठन किया गया। 70वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 से दिल्ली पुडुचेरी की विधानसभा को राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने के लिए प्रावधान किया गया। 104वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2020 से 331 और 33 में क्रमशः राष्ट्रपति व राज्यपाल की राज्यसभा व विधान परिषद में 2 व 1 सदस्य मनोनीत करने के प्रावधान समाप्त कर दिया, आंग्ल भारतीय जो होते थे। तथा 232-34 में SC/ST का आरक्षण लोकसभा विधानसभा में 7वीं बार बढ़ाकर 1 जनवरी 2030 तक कर दिया। 1 जनवरी 2030 तक कर दिया। 84-47। 7वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। प्रथम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1951 से 31B व 31C और 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 को लघु संविधान कहा जाता है। 52वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1985 से 10वीं अनुसूची जोड़कर दल बदल पर रोक लगाई गई। 1/3 से कम 91वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से 81 में 1/3 से बढ़ाकर 2/3 कर दी और 2/3 से अधिक सदस्यों को दल बदल पर उनकी सदस्यता समाप्त नहीं होगी। 61वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1988 से मतदान की आयु 61वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी। 86वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा 21A में 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। 1 अप्रैल 2010 से लागू। राजभाषा भाग 17 अनुच्छेद 343 से 351। 343 संघ की राजभाषा दिल्ली लिपि देवनागरी। संघ की राजभाषा दिल्ली लिपि देवनागरी। राष्ट्रभाषा कोई नहीं। संघ की राजभाषा हिंदी, लिपि देवनागरी, राष्ट्रभाषा कोई नहीं। 344 राष्ट्रपति राजभाषा के संबंध में आयोग गठित कर सकता है। राष्ट्रपति राजभाषा के संबंध में आयोग गठित कर सकता है। प्रथम राजकीय भाषा आयोग 1955 में BG खैर की अध्यक्षता में बना और 30 सदस्य संयुक्त संसदीय समिति, 20 लोकसभा और 10 राज्यसभा। 346 एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच किसी राज्य संघ के बीच पत्राचार की भाषा हिंदी। 14 सितंबर 1949 को हिंदी संवैधानिक रूप से राजभाषा के रूप में घोषित की गई। 14 सितंबर 1949 को 14 सितंबर को हिंदी दिवस। राज्य की राजभाषा और भाषाएं अपनाने की प्रक्रिया। 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश हैं। प्रारंभ में 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। उसके बाद 21वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से सिंधी जोड़ी गई। फिर NMK नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी और 52 में से बोडो, डोंगरी, संथाली, मैथिली। बोडो, डोंगरी, संथाली, मैथिली BDS है। NMK और सिंधी। तो 96वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से उड़िया का नाम बदलकर ओडिशा कर दिया। 340 से 42 भाग 16 कुछ वर्षों के लिए कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। भाग 16 है SC/ST OBC लोकसभा 84 SC और 47 ST। 330 लोकसभा में SC/ST के लिए। 331 लोकसभा में एंग्लो इंडियन का 2 भारतीयों का आरक्षण। 332 विधानसभा में SC/ST और 333 विधानसभा में राज्यों द्वारा 1। तो 31
33 खत्म किए। एक 104 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2019 से 331-33 के प्रावधानों को 25 जनवरी 1950 से आगे न बढ़ाते हुए निष्प्रभावी कर दिया। 338 के तहत एससी के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है और 89 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 के द्वारा 338A में एसटी के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान किया गया और 340 के तहत राष्ट्रपति पिछड़े वर्ग की दशाओं की जांच के लिए आयोग बनाएगा। 340 में राष्ट्रपति को अधिकार है गठित करने का। और जो 89 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से 338A जोड़ा गया। 338 में एससी, 338A में एसटी के लिए और 102 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का 338B में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। 338A किया गया 89 और 102 में से किया गया 89 से एसटी और 102 में से ओबीसी। और ओबीसी को है ना 341 पर राष्ट्रपति उस राज्य के राज्यपाल को परामर्श देने के बाद किसी राज्य को एससी का दर्जा दे सकता है और राज्यपाल से परामर्श के बाद। और 342 राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल से परामर्श के बाद किसी जाति को एसटी का दर्जा दे सकता है। सर्वाधिक एसटी जनसंख्या वाला राज्य एमपी है। सर्वाधिक एसटी एमपी, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान। राज्यसभा व राज्य विधान परिषदों में किसी भी जाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। राज्यसभा व राज्य विधान परिषदों में विभिन्न संविधान संशोधन 69 कॉन्स्टिट्यूशन से दिल्ली पुदुचेरी विधानसभा 70 से दिल्ली पुदुचेरी विधानसभा और राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेने के लिए अधिकृत किया गया। 97 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2011 से सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 97 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से और 100वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में बांग्लादेश सीमा समझौता और 101 जीएसटी, 102 ओबीसी, 338B और 103 ईडब्ल्यूएस, 104 से 330-32 में आरक्षण बढ़ाया गया। 31-33 समाप्त कर दिया। 24 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1971 से केवल कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पर बात। 93 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से ओबीसी को 27% आरक्षण मिला था। ठीक है। गोलकनाथ बनंत पंजाब राज्यपाल ने सुप्रीम कोर्ट ने संसद की संविधान संशोधन शक्ति पर सीमाएं आरोपित की थी, जिसे निष्प्रभावी करने के लिए 24वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लाया गया। गोलकनाथ के बाद 24वां और प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति 368 के अधीन संविधान संशोधन विधेयक पर अपनी सहमति अनिवार्य कर देगा। 368 के तहत संशोधन को विधि शब्द के परिभाषा से बाहर कर दिया। 42 में से सभी पर अनिवार्य, 44 में से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को छोड़कर एक बार वापस करने का अधिकार। 91 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 75(1)A जोड़ा गया। केंद्र में अधिकतम कुल मंत्री लोकसभा की संख्या 15%, पीएम को मिलाकर 82 हो सकते हैं और राज्य में भी 15% और मिनिमम 12 कर दिया। 61 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 21 से घटाकर आयु मतदान की आयु 18 है। और संविधान के महत्वपूर्ण बाद किस वनम भारतीय बाद बनाम केरल राज्यपाल 1970 24 अप्रैल 1973। प्रस्तावना संविधान का भाग है। प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है और संविधान के मौलिक मूल ढांचा का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। प्रस्तावना न्याय योग्य नहीं है, वाद योग्य नहीं है। 24 अप्रैल 1973 के बाद ये 9वीं अनुसूची के कानून को न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। मिनर्वा मिल्स 1980 368(4) व 368(5) को वैलिड किया क्योंकि यह विधि सम्मत नहीं है। ऐसी पुनर्वलोकन की शक्ति को छेड़छाड़ करता है। 42 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 से जोड़े गए। इस न्यायिक पुनरावलोकन संविधान का मूल ढांचा है। इसे केसवाद में भारतीय केस का अनुमोदन किया गया। गोलकनाथवाद 1967 मौलिक अधिकारों को टीपीएसपी से ऊपर माना। संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति नहीं है। 13(2) में प्रावधान है कि संसद कोई ऐसी विधि नहीं बना सकती है जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है और यह असंगतता की स्थिति शून्य होगी। 13(3) विधि परिभाषित है। 368 प्रक्रिया बताता है शक्ति नहीं देता है। यह संसद को संशोधन की असीमित शक्ति नहीं देता है। संविधान संशोधन 368 भी 13(3) के अधीन विधि है, अर्थात संसद कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से भी मौलिक अधिकारों में परिवर्तन नहीं कर सकती है। इसी को निष्प्रभावी करने के लिए 24वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1970 पारित किया गया, जिसमें 13(4) जोड़ा गया, जिसमें प्रावधान किया गया कि 368 के अधीन बनाई गई कोई कानून 13(3) की विधि को परिभाषित नहीं
परिभाषा में नहीं आता है। 368(4) में प्रावधान किया गया कि तेरे को कोई बात लागू नहीं होती है। प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं। यह तीनों के सुप्रीम कोर्ट ने किसान भारती में पलट दिया। साहबानो मध्य प्रदेश मुस्लिम महिलाओं को तलाक के बाद भरण पोषण का अधिकार है। इंदिरा साहनी एससी ने मंडल कमीशन की सिफारिश को वैध माना। ओबीसी को 27% आरक्षण वैध है। किसी वर्ग को प्रोन्नति में आरक्षण नहीं देना चाहिए। कुल आरक्षण 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। इसी के अनुसार 77th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में SC/ST को प्रोन्नति में आरक्षण देने के लिए 16(4) जोड़ा गया। सावधान सिंह बनाम दिल्ली न्यायपालिका कमेटी फुटपाथ पर व्यापार करना 19(1)G के तहत मौलिक अधिकार है। सिल्वी बनाम कर्नाटका 20(3) में किसी को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने पर बाधित नहीं किया जा सकता है और इससे बैन प्रिंटिंग, पॉलीग्राफ, नार्कोटिक्स पर रोक लगा दी। मिस्टर एक्स वर्ष मिस्टर जे 2000 DNA टेस्ट किसी व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध गवाही साक्ष्य नहीं है, अर्थात यह 20(3) के तहत स्वयं को गवाही के विरुद्ध यह 20(3) का उल्लंघन नहीं है। PM इनामदार धार्मिक शिक्षण संस्थान या निजी संस्थानों के आरक्षण को मुक्त रखना होगा, लेकिन संसद ने 93 कॉन्स्टिट्यूशन लाया और 15 जोड़कर निजी व उच्च शिक्षण संस्थानों में भी आरक्षण रखा है। नवीन जिंदल ध्वज फहराना, मेनका गांधी विदेश जाना, शंकरी प्रसाद संसद की प्रभुता को स्वीकार, संसद की संशोधन की शक्ति को माना। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1951 से में के विरुद्ध याचिका में कहा गया कि संशोधन मौलिक अधिकारों का हनन करता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मौलिक अधिकारों सहित अन्य प्रावधानों का संशोधन करने का अधिकार संविधान का 368 में वर्णित है। सज्जन सिंह 17वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को चुनौती दी गई कि नवी अनुसूची में संशोधन 368 के प्रावधानों के मुताबिक होना चाहिए, जो कि नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने पुनः इस संशोधन को जायज़ ठहराया। इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण विवाद 1975-76 स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव को संविधान का आधारभूत लक्षण घोषित किया। उपयुक्त विवाद एवं इसमें दिए गए निर्णयों ने संसद की संशोधन की शक्ति को सीमित कर दिया। इसी कमी को दूर करने के लिए 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जोड़े गए। मिनर्वा बिल्स असंवैधानिक घोषित करते हुए इन दोनों को और प्रत्येक संशोधन एक नया कानून और विधि पुनर्लोकन कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 39 BC को लागू करते हुए मूल अधिकारों को अपेक्षा की जा सकती है। इस विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशल रिव्यू को संविधान का आधारभूत लक्षण घोषित किया। योजना आयोग, नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद। योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, क्षेत्रीय परिषद संविधान नेतर हैं। योजना आयोग का गठन एक परामर्शदात्री संस्था के रूप में केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा एक संकल्प के द्वारा 15 मार्च 1950 को किया गया। प्रधानमंत्री इसका पदेन अध्यक्ष होता है। योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा। इसका प्रमुख कार्य पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करना है। इसको समाप्त कर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग अस्तित्व में आया। पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री। नीति नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। वर्तमान प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया और दर्जा कैबिनेट मंत्री के समान। पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण में राज्य की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया। भारत में नियोजन के सर्वोच्च निर्णय संस्था राष्ट्रीय विकास परिषद है। विकास परिषद पर योजना आयोग अध्यक्ष एक ही। वित्त आयोग 280। राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष या उससे पहले एक वित्त आयोग का गठन करेगा। इसका मुख्य कार्य संघ और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगमों के वितरण के बारे में और राज्यों के बीच ऐसे आगमों के तत्संबंधी भाग में आवंटन के तरीके के संबंध में राष्ट्रपति को सिफारिश करना है। वित्त आयोग भारत की संचित निधि से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदानों को शासित करने वाले सिद्धांतों की भी अनुशंसा करता है। 280 वन। एक अध्यक्ष प्लस 4 सदस्य होते हैं इसमें। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष KC नियोगी। गठन 22 नवंबर 1951। 14 वित्त आयोग YB रेड्डी 15 में के ये और 16 में के बने हैं ये। 16 वित्त आयोग के अध्यक्ष बने अरविंद पनगड़िया। संविधान के भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भाग 2 नागरिकता। 3 मौलिक अधिकार। 4 DPSP। 4 का मौलिक कर्तव्य। 5 संघ। 6 राज्य। 7 निर्देशित। 7वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से समाप्त। 8वां संघ राज्य क्षेत्र। 9वां पंचायतें। 9 का नगर पालिका। 9 का सहकारी समितियाँ। 10वां SC/ST क्षेत्र। 11 संघ राज्य के बीच संबंध। 12 वित्त। 13 व्यापार। 14 संघ व राज्यों के अधीन सेवाएं। 15
14 क में अधिकरण, 15 निर्वाचन, 16 कुछ वर्षों के लिए विशेष उपबंध, 17 राजभाषा, 18 आपात, 19 प्रकीर्ण, 20 संविधान का संशोधन, 21 अस्थायी संक्रमण विशेष उपबंध, 22 संक्षिप्तकरण, 19 का पढ़ा कठिन शब्द प्रकीर्ण, 21 सब विशेष उपबंध अस्थायी, 22 शॉर्ट। 10 SC/ST क्षेत्र, 10 SC/ST क्षेत्र, 10 में है SC/ST क्षेत्र, 12 वित्त के तुरंत बाद व्यापार, 14 सेवाएं, 16 विश्व 7 निश्चित, 11 एक केंद्र राज्य के बीच संबंध और राज्यों के गठन। जून 1948 में एस के धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति की गई। रिपोर्ट दिसंबर 1948 में। इस आयोग ने भाषाई पुनर्गठन के बजाय प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों के गठन का सुझाव दिया। एस के धर आयोग की सिफारिशों का अध्ययन करने के लिए JVP जवाहरलाल नेहरू वल्लभ भाई पटेल पट्टाभी सीतारामैया समिति गठित। 1949 में भाषाई आधार को अस्वीकार किया। हालांकि पुट्टी श्री रामुलु को 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद अक्टूबर 1953 में भाषाई आधार पर पहला राज्य आंध्र प्रदेश बना। 22 दिसंबर 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। 2 अन्य सदस्य KM पड़ेक्कर और हरिजनाथ गुजरू। 1955 में रिपोर्ट और कहा गया राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 लागू किया। 16 राज्य और 5 UT। असम 1950 कामरूज साम्राज्य से पृथक करके बिहार 1950, बंगाल प्रांत से अलग करके MP, मध्य प्रांत प्लस बरार, ओडिशा, बिहार प्लस उड़ीसा प्रांत का हिस्सा, और पंजाब, पूर्वी पंजाब और राजस्थान राजपूताना एजेंसी, UP संयुक्त प्रांत, वेस्ट बंगाल बंगाल प्रांत का हिस्सा, आंध्र प्रदेश हैदराबाद राज्य का हिस्सा। कर्नाटका मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक रखा गया। और केरला 1 नवंबर 1956 को रखे गए। बम्बई बदनौर से जम्मू कश्मीर 26 जनवरी 1950। 5 UT दिल्ली, HP, मणिपुर, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप। सबसे पहले 7 UT 1956 में यनम पुदुचेरी, कराईकल माहे को फ्रांस से लेकर पुदुचेरी UT छठा राज्य बनाया गया। 1961 में गोवा मुक्ति संग्राम के तहत सैनिक हस्तक्षेप करके गोवा दमन द्वीप को जीतकर 7वां UT बनाया गया। 1960 में मराठी गुजराती संघर्ष के कारण 1960 में महाराष्ट्र व गुजरात 2 राज्य बनाए गए। बम्बई विभाजन 60, नागा 63 और हरियाणा 66। नागा आंदोलन के कारण असम को विभाजित कर 1963-66 में हरियाणा। 1971 में HP को राज्य का दर्जा दिया गया। मेमत्री मेघालय मणिपुर त्रिपुरा को 21 जनवरी 1972 का अस्तित्व, सिक्किम 16 मई 1975, फिर आमी को 1987। CUJ 1915 तेलंगाना 2 जून 2014 तमिलनाडु से अलग करके तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से अलग करके। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1953 रिपोर्ट के आधार पर राज्य पुनर्गठन 1956 में किया गया। विभिन्न संवैधानिक संशोधन। 25वें कॉन्स्टिट्यूशन में 31C जोड़ा गया और 39 BC को लागू करते समय मौलिक अधिकारों का हनन किया जा सकता है। केशवानंद भारती बाद 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने यह वैध करार दिया। सरकार ने 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से 31C में यह जोड़ा कि सभी DPSP को लागू करते समय मौलिक अधिकारों का हनन किया जा सकता है। मिनर्वा मिल्स बाद 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने यह रद्द कर दिया। अभी 39 BC मौलिक अधिकारों से ऊपर है। कैग भारत का 148 भारत का एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। पद से हटाना उच्चतम न्यायालय को हटाने की प्रक्रिया के समान ही प्रक्रिया द्वारा अर्थात संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत के साथ सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर हटाया जा सकता है। 148(4) कैग अपने पद पर न रह जाने के पश्चात भारत सरकार के या किसी अन्य राज्य सरकार के अधीन किसी और पद का पात्र नहीं होगा। ठीक है। 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो, 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले। इस लोकलेखा समिति की आंख कान नाक कहा जाता है।
आँख और कान कहा जाता है। 149 कैग की कर्तव्य शक्तियाँ। 151 कैग संघ की लेखा संबंधी प्रतिवेदन को राष्ट्रपति को सौंपता है। उनके संसद प्रत्येक सदन की रखवाता है। 151(2) एक राज्य के प्रतिवेदन को उसके राज्य के राज्यपाल को सौंपता है और राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखवाता है। कैग राष्ट्रपति की तीन लेखा परीक्षा प्रस्तुत करता है। विनियोग, वित्त और सरकारी उपक्रमों लोक लेखा समिति की बैठक में उपस्थित रहता है। लोक लेखा समिति का मित्र मार्गदर्शक होता है। लोक नीति का अभिभावक होता है। कैग को कहा जाता है। कैग अधिनियम 1971 में वर्ष 1976 में संशोधन करके केंद्र सरकार के स्तर पर अकाउंटिंग को ऑडिटिंग से अलग किया गया और कैग का कार्य केवल लेखा परीक्षा ऑडिटिंग तक सीमित रह गया। 1976 से केंद्र में अकाउंटिंग का कार्य विभिन्न केंद्रीय विभागों द्वारा स्वयं भारतीय नागरिक लेखा परीक्षक की सहायता से किया गया। हालांकि कैग राज्य में अकाउंटिंग और ऑडिटिंग दोनों का कार्य संभालता है। लोक नीति का विभाग कैग। लोक लेखा समिति का मित्र मार्गदर्शक कैग। वेतन व एससी के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान। हटाने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान। केंद्र राज्य वित्तीय संबंध। अनुच्छेद 268 से 281 के मध्य केंद्र व राज्यों के मध्य राजस्वों के वितरण संबंधी प्रावधान किए गए। 265 कोई भी विधि के प्राधिकार से ही अधिरोपित या संग्रहित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। 266 केंद्र राज्यों के संचित निधि। 267 वन केंद्र की आकस्मिकता और 267 राज्यों की आकस्मिकता निधि और 268 संघ द्वारा लगाए जाने वाले ये कर हैं। वितरित वित्त आयोग का गठन। 280 81 वित्त आयोग की सिफारिशों को कार्रवाई को स्पष्टीकरण विज्ञापन से संसद के दोनों सदनों में रखवाएगा। नागरिकता भाग 2 5 से 11 इसमें उन लोगों की पहचान की गई है जो 26 जनवरी 1950 लागू होने के दिन भारतीय नागरिकता के अधिकार थे। भारत में एकल नागरिकता है। फ्रॉम यूके से ली गई है। नागरिकता कैसे दी जाती है, कैसे समाप्त की जाएगी, इसका प्रावधान संविधान में नहीं है। संसद को कानून बनाने का अधिकार दिया गया। सिटीजनशिप एक्ट 1955 लाया गया। भारत के सभी निवासियों को भारत की नागरिकता दे दी जाएगी यदि वे नियम को 3 में से एक साथ पूरी करते हो। उनका जन्म भारत में हुआ हो, उनके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो, वह 26 जनवरी 1950 से 5 वर्ष से पूर्व या 26 जनवरी 1945 से भारत में रह रहा हो। वो यह पाक से भारत आए लोगों की नागरिकता बताता है। यदि किसी व्यक्ति या उसके पिता या उसके दादा का जन्म अविभाजित भारत में हुआ हो। भारत से पाक का प्रावधान है। POI पर्सन ऑफ इंडिया ऑरिजिन